और आज बस बच्चे की बात करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। उस बच्चे को किसी ने इतनी बुरी तरह मारा था, हार्डली 3 या 4 महीने का बच्चा था, कि उसका नर्वस सिस्टम ख़त्म हो गया था। उसकी जो गर्दन थी वो एक तरफ हो गई थी, उसके हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि बॉडी का कंट्रोल हट गया था, उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो गया था। वो बच्चा उठाकर मैंने 2 महीने अपने घर रखा। मैं रोज़ बैटरी रिक्शा में लेकर उसको डॉक्टर कुमार के लेकर जाती थी, रोज़ उसको मैं ड्रिप चढ़वाती थी, मेडिसिन 2 महीने मैंने अपने घर में उसको रखा। आज भी मैं उसकी तस्वीरों को देखती हूँ, उसकी हालात देखती हूँ। मैंने एक माँ की तरह उससे बात करती थी। तो अब आप तो हाथ पैर चला लेंगे, हथियार उठा लेंगे, पत्थर मार देंगे, तलवार उठा लेंगे, जानवर क्या करेगा? निशा जी, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको आपके अच्छे कार्य के लिए पुलिस ने भी आपको सपोर्ट नहीं की होगी, ऐसा जरूर हुआ थे होगा उनके, आपके। एक के हाथ में तो रॉड भी थी, जो स्टील की रॉड होती है वो थी। और जितनी देर में उनके पीछे भागती वो उन्होंने मेरे ऊपर पत्थर उठा के मारा। तो मैंने थोड़ी देर बाद पुलिस बुलाई। चांस उसके पर्स में एक छोटा सा चाकू रखा था। हाँ। एक बार तो क्या हुआ, ऐसे ही पूरे RWA के लोगों ने मुझे घेर लिया कॉलोनी के अंदर, और मैं अकेली एक तरफ, और मैंने बिना डरे 60-70 लोगों का अकेला मुकाबला किया। लेकिन वो जो ऊपर बनाने वाला बैठा है ना, जिसने सृष्टि की रचना की है, जब उसने जानवर, इंसान, एक चींटी तक बनाई थी ना, तो उसने सबको बराबर जान दी थी। सबके लहू में वही दर्द दिया सबको था, वही। दिया कि मैं अपने जन्मदिन पर कुत्तों के लिए लंगर करूँगी। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, बहुत बार आपने सुना होगा कि मानव की सेवा करो, मानव की सेवा करो। मानव की सेवा करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग भाषण देते हुए दिखाई देंगे आपको कि मानव धर्म हमारा और मानव की सेवा करो। बेसहारा जानवरों के लिए कोई नहीं सोचता, ना ही कोई नेता। यहाँ तक कि सामाजिक कार्यकर्ता भी बहुत कम मिलेंगे जो जीवों के लिए सोचते हैं। परंतु थोड़े से लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो इन बेसहारों जानवरों के लिए भी काम करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहे हैं, श्रीमती निशा उप्रेती जी से। निशा उप्रेती जी बिल्कुल निस्वार्थ रूप से जानवरों की सेवा करती हैं। कोई भी जीव कष्ट में हो तो ये उनके लिए, उनको अस्पताल में ले जाएंगी, उनका इलाज कराएंगी। और कोई उन पर अत्याचार कर रहा हो तो ये चुप नहीं बैठती, उन लोगों के खिलाफ लड़ती हैं जो अत्याचार करें। आज के युग में जब बहुत लोग ऐसे भी हैं कि किसी जानवर को आप खाना खिलाते हो उसके खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं कि जानवर को खाना क्यों खिला रहे हो। आज का दौर ऐसा है कि जानवर को खाना खिलाना भी पाप हो गया। ऐसे ऐसे समय में निशा जी का जीवन बहुत प्रेरणादायक है। निशा जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। तो निशा जी, आपके दिल में कैसे आया कि मैं जानवरों की सेवा करूं? आप राजनीति में भी जा सकती थी, आप इतने सक्रिय हैं, परंतु सिर्फ जानवरों के लिए आपके दिल में क्या ख्याल आया? आप औरों की, बुजुर्गों की सेवा कर सकती थी, अनाथालयों में जाकर सेवा कर सकती थी, या धार्मिक स्थलों पर जाकर सेवा कर सकती थी। आपके दिल में कैसे हुआ कि मैं जीवों की सेवा करूं? देखिए, मेरा मानना है मानव के लिए तो मानव हमेशा तैयार है। क्यों? अगर आप मानव के, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो, अगर आप सेवा करते हो तो उसमें उसका रिटर्न मिलता है। आपको एक उम्मीद होती है कि मैंने इसके लिए ये किया तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन जहाँ जानवरों की बात होती है ना, वहाँ सिर्फ आप अपने दर्द को कम कर रहे हैं। एक्चुअली उस जानवर को नहीं पता कि कोई मेरे लिए भी आता है। लेकिन आप जब उसके दर्द को दूर करती हैं, एक भूखे जानवर जो सड़क पर पड़ा है बिना किसी उम्मीद के, जब आप उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डालते हैं ना, तो एक्चुअली आप अपने दर्द को मिटा रहे होते हैं। जानवर को नहीं पता कि मेरे दर्द के लिए भी कोई आएगा। बस इसी इसी थोड़े दर्द को दूर करने के लिए मैं आकर्षित हुई
जानवरों के दर्द की तरफ। जो भी जानवर सड़कों पर पड़े मिले मुझे, मेरा दर्द बाहर निकल कर आया और मुझे लगा हाँ, मैं अपने सामने किसी के दुख और दर्द को देख नहीं सकती, तो मैंने उनका दर्द समझा और उनकी सेवा करनी शुरू की। ये पहले सबसे कब आपके दिल में आया कि जानवरों की सेवा करनी चाहिए? क्या आपके बचपन में ऐसी फीलिंग आई या कैसे आपके दिल में आया कि मैं जानवरों की सेवा करूं? असल में जो मेरा बचपन बीता है ना, वो एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ सभी कोमल हृदय के थे। जानवर का उस समय तो उतना दर्द पता नहीं होता था, बचपन ऐसे ही बीत गया खेलते खिलाते। लेकिन हाँ, मन में कुछ सद्भावना तो थी सभी के लिए। लेकिन जब शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हुए, तो मेरे दोनों बच्चे, एक बेटा एक बेटी, दोनों ही ना एक बड़े कोमल हृदय के थे। वो छोटे छोटे थे तो रास्ते में कोई उनको छोटा सा जीव मिल जाता था, ऊपर पेड़ से कोई कबूतर गिर गया, कौवा गिर गया, उसको उठाकर घर ले आते थे। तो पहले पहले मुझे लगता था ये क्यों करते हैं, और उनको देख देख के मुझे पता ही नहीं चला मेरे अंदर कब वो भावना आ गई, कब जानवरों के प्रति संवेदना बढ़ती गई और उनके प्रति प्रेम बढ़ता गया, और मैं इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने इसमें लगा दी। निशा जी, बहुत बार आपको दिक्कत आई होगी कि जिस तरह आप तो अच्छा काम कर रही हो पर आपके पड़ोसी या और लोग आपके खिलाफ हो कि ये काम क्यों कर रहे हो या खाना डॉग को क्यों खिला रहे हो। ऐसी सिचुएशन कई बार आपके साथ घटित हो गई हुई होगी। हाँ, ऐसा तो बहुत बार हुआ है, क्योंकि देखिए समाज में एक जैसे लोग तो सब होते नहीं हैं। कोई कठोर हृदय है, कोई नरम हृदय है। तो ऐसे मेरे साथ बहुत हुआ है। पहले जब मैं बिल्कुल अकेली इस मुकाम पर चली थी, तो मेरे साथ उतने लोग जुड़े नहीं थे। लेकिन डर कभी रहा ही नहीं मेरे अंदर। मुझे इतना विश्वास है, अगर मैं कोई गलत काम नहीं कर रही तो मैं, फिर डर मेरे अंदर होता ही नहीं है। मेरी सरकारी कॉलोनी थी अशोक विहार में, तो वहाँ पर को जो RW का प्रेसिडेंट था, वो कुत्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, प्रफुल्ल नाम है उसका। और उसने कई बार, मुझे पता चलता था कि वो उसने डंडियों से कुत्तों को मारा या खाना नहीं खिलाने दे रहा। तो मैं डट कर, अकेली औरत, एक बार तो क्या हुआ, ऐसे ही पूरे RW के लोगों ने मुझे घेर लिया कॉलोनी के अंदर, और मैं अकेली एक तरफ, और मैंने बिना डरे 60-70 लोगों का अकेला मुकाबला किया, और आखिर में मेरे आगे कोई नहीं टिक पाया और सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन मैंने अपने जितने भी एनिमल लवर्स थे, कम से कम 7-8 एनिमल लवर्स अपनी कॉलोनी में बुलाए। मेरा मकसद सीधा सा ये था, बिना हिंसा के, बिना वायलेंस के, शांतिपूर्ण। यस, शांतिपूर्वक किसी भी मामले को निपटाया जाए। तो मैंने एक मीटिंग करनी चाहिए। लेकिन वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, वो, उसको पता चल गया कि मैं अगले दिन उससे कुछ और एनिमल लवर्स के साथ मिलना चाहती हूँ, और वो उस दिन संडे का दिन था, जबकि उसको घर पर होना चाहिए था, और वो उस दिन निकल गया। एक भी मीटिंग में कोई भी आने को राज़ी नहीं हुआ, और मैंने 2-4 घरों में लोगों को बुलाया भी, सब ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, कोई नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता है कि सच्चाई के आगे जो झूठ होता है ना, वो टिकता ही नहीं है। तो वो मेरी एक बहुत बड़ी जीत थी। इसलिए जीत थी क्योंकि मैं सच्चाई के लिए लड़ रही थी, मैं उन मासूम जानवरों के लड़ रही थी जिनके लिए कोई आगे नहीं आता। बिल्कुल, बहुत ये निश्चित ही आपकी जीत है क्योंकि उनके पास तर्क वितर्क नहीं थे आपसे लड़ने के लिए, इसलिए वो चंपत ही हो गया। ईशा जी, को ऐसा कोई आपके साथ वाकया घटित हुआ हो जब आप ने बहुत, जानवर की हालत बहुत ख़राब हो या बहुत आपका दिल दहल गया हो, ऐसी कोई घटना आप सुनाएंगी? ये 2 साल पहले की बात है। केशवपुरम ट्रैफिक पुलिस मेरे पास एक डॉग लेकर आई। किसी ने उसको मेरा नाम दिया, जबकि मेरी कोई NGO नहीं है, मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है, मैं अकेली ही सड़कों पर काम करती हूँ। अब कुछ मुझे साथी मिले हैं जो हम एक साथ कुछ काम करते हैं। वो मेरे पास लेकर आए किसी की रिकमेंडेशन में। उस बच्चे को किसी ने इतनी बुरी तरह मारा था, हार्डली 3 या 4 महीने का बच्चा था, कि उसका नर्वस सिस्टम ख़त्म हो गया था। उसकी जो गर्दन थी वो एक तरफ हो गई थी, उसके हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि बॉडी का कंट्रोल हट गया था, उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो गया था। वो बच्चा उठाकर मैंने 2 महीने अपने घर रखा।
मैं रोज़ बैटरी रिक्शा में लेकर उसको डॉक्टर कुमार के लेकर जाती थी। रोज़ उसको मैं ड्रिप चढ़वाती थी, मेडिसिन 2 महीने मैंने अपने घर में उसको रखा। आज भी मैं उसकी तस्वीरों को देखती हूँ, उसकी हालात देखती हूँ। मैंने एक माँ की तरह उससे बात करती थी। उसको मैं एक्सरसाइज कराती थी रोज़ 15-15 मिनट। उसको जो डॉक्टर ने बोला मैंने उसको वो खाना दिया, वो मेडिसिन दी। मैं माँ की तरह उससे बात करती थी कि शायद मेरे मीठे शब्दों को सुनकर उसके स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आए। और आखिर में सक्सेस हुई। मुझे 3 महीने लगे और आज बस बच्चे की बात करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। और उस बच्चे को जब मैंने ठीक हालत किया, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे जो उस समय खुशी हो रही थी ना, वो एक मैं अपने ह्यूमन के बच्चे के लिए भी अगर करती ना, वो उतनी नहीं हो पाती। आज वो बच्चा मेरे साथ देखने जाएंगे वहाँ ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में, तो आपका हृदय मतलब ऐसा गदगद हो जाएगा। आज उस बच्चे ने 2 साल बाद 2 बच्चों को खुद जन्म दिया है। उसका नाम शुभी है। अभी भी मैं उससे कई बार मिलने जाती हूँ। तो उससे बढ़कर सक्सेस मुझे लगता है कि मैंने अभी तक पाई नहीं। बहुत सुंदर, बहुत खुशी हुई। निशा जी, आप किस तरह जानवरों की हेल्प करती हैं? जैसे आजकल के समय में इंसान इतना माइजर कंजूस हो गया है कि अब एक किसी और के लिए मतलब 10 रुपए खर्च के राजी नहीं। तो आप जानवरों के लिए क्या खुद स्वयं खर्चा करती हैं या कुछ आपने कोई ग्रुप बनाया है? किस तरह है इनका? क्योंकि खर्चा तो काफ़ी होता है, अगर जानवरों की आप सेवा करेंगे, इलाज करवाएंगी तो उसमें निश्चित ही आर्थिक तो सहायता चाहिए ही। जी, ऐसा है, मेरा परिवार एक अच्छी आर्थिक स्थिति से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। तो मुझे अपने खर्चों के लिए कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा। मैं पिछले 27-28 सालों से कमा रही हूँ। एज ए प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ और टीनएजर्स की काउंसलिंग भी करती हूँ। 2012 में जब मैंने ये जानवरों के लिए काम करना शुरू किया, तो इस रास्ते में मैं बिल्कुल अकेली थी और थोड़ा बहुत मैंने खाना खिलाकर शुरुआत की। लेकिन 6-7 महीने होते होते मुझे कहीं बोरी पड़ी होती, कोई पत्थर होता, उसमें भी मुझे लगता है शायद कोई कुत्ता पड़ा है जिसको शायद मेरी ज़रूरत है। और मैं अपने काम छोड़ के कई बार मैं आधे रास्ते उतर गई हूँ और उस जानवर की सेवा में लग गई हूँ। कोई जानवर का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, किसी को किसी ने डंडा मारा हुआ, उसके पीछे के पैर पैरालाइज हो गए हैं, किसी का जॉ तोड़ दिया है। ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे और एक एक कुत्ते को उठा उठा कर मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। और खर्चा मैंने आज तक, प्रभु की इतनी कृपा रही है कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अकेले मैंने किया क्यों? मैं कमाती हूँ और मुझे अपनी ज़रूरतें मेरी बहुत कम हैं और मेरे परिवार वालों का मेरे को बहुत सहारा है। मेरे हस्बैंड मुझे अपने जानवरों के लिए, जो मैं अपने अपने बोलती हूँ, ये किसी के नहीं है, सब मेरे हैं और सब सबके हैं, इनके लिए उन्होंने भी मुझे अपनी तरफ से बहुत सहायता की। मेरा बेटा जो स्पेन में रहता है, उसने मेरी बहुत सहायता की। मेरा पूरा परिवार ही पशु प्रेमी है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इन बच्चों के लिए कभी भी किसी भी तरह की कंजूसी करें। मैंने अपने ही जेब से खर्चा किया। हाँ, जब लॉकडाउन लगा कोरोना टाइम पर, मेरे को बहुत सारे लोग मिले क्योंकि उस समय लोग बहुत इमोशनली जानवरों की तरफ परिवर्तित हो रहे थे। उस समय मुझे कुछ अच्छे लोग मिले और हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया। वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हमने 400 कुत्तों का खाना रोज़ का किया। पूरे अशोक विहार में 250 लगभग कुत्तों का खाना हमने किया। हमने गाय को फीडिंग कराना शुरू किया, गाय का चारा खिलाना शुरू किया। और जितने भी जानवर होते हैं, बहुत सारे ऐसे शेल्टर हैं जहां मैं हर महीने दान देती हूँ, कुछ ना कुछ राशि, दवाइयाँ, कपड़े, कोट, कुछ भी ऐसी आइटम मैं देती रहती हूँ ताकि समय पड़ने पर वो भी मेरे काम आ पाएँ। ऐसे बहुत से शेल्टर हैं जहाँ पर मैं क्रिटिकल इंजर्ड डॉग्स को ट्रीटमेंट के लिए भेजती हूँ और ये खर्चा मैं खुद अपनी जेब से करती हूँ। 2021 में जो हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, उसमें कुछ लोग जुड़े और अच्छी बात यह है कि जो भी लोग जुड़े वो आज के यंगस्टर्स हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप देखते हैं आपकी आने वाली जनरेशन बहुत अवेयर है। उनके अंदर बुजुर्गों से ज़्यादा पशु के दर्द का एहसास है और वो लोग मेरे से जुड़े और हम हर महीने अपनी पॉकेट से
1,000 2,000 रुपए की राशि जोड़कर अब तो हम बहुत सारे काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं पूरी कि एटलीस्ट अशोक विहार और उसके आसपास का कोई जानवर हमसे छूटे नहीं ज़रूरत के समय पर। बहुत सुंदर। सुना है आप किसी खास ओकेजन पर, जैसे आपका बर्थडे हो या आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, इन दोनों में भी आप कुछ स्पेशल जीवों के लिए कुछ करती हैं, उसके बारे में बताएं। ज़रूर। शायद दिल्ली में बहुत से लोगों ने देखा और मुझे बताया। ये पहला प्रयास पूरी दिल्ली में मैंने शायद किया था और मेरा जन्मदिन था 2 साल पहले। तो मैंने सोचा कि कुछ समाज को दिखाया जाए, इसलिए नहीं कि मैं अपना काम दिखाना चाहती हूँ, लेकिन लोगों के लिए पशुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए मैंने एक आइडिया दिया कि मैं अपने जन्मदिन पर कुत्तों के लिए लंगर करूँगी। मैंने पोस्टर बनवाए, बैनर बनवाए और अपने साथियों को जोड़ा। हमने कम से कम 400-500 कुत्तों का लंगर किया, जिसमें हमने दूध, ब्रेड, पेडिगिरी, सब कुछ एक भरपूर डाइट जिसको बोलते हैं, उन कुत्तों को खिलाई। और हमने ऐसा प्रचार किया कि जो लोग पशुओं को पसंद नहीं करते, जो हमारे काम में रुकावट डालना चाहते हैं, जो कोमल हृदय के लोग नहीं हैं, उन तक भी मेरा ये मैसेज पहुँचे कि ये जो पशु निराश्रित है ना, ये हमारे ऊपर आश्रित रहना चाहते हैं। ये हमारे नज़दीक इसलिए रहते हैं क्योंकि इनको हमसे प्रेम चाहिए, इनकी भूख शांत करने का हमारा दायित्व है। तो इसलिए मैंने एक लंगर लगाया और पूरे अशोक विहार में गाड़ियों से, रिक्शों से पूरा लंगर बांटा। जिसने भी इसको देखा, लोगों को बहुत खुशी हुई और समाज में एक मैसेज गया कि हाँ, पशुओं के लिए मानव को भगवान ने एक्स्ट्रा दिमाग और एक्स्ट्रा ताकत दी है। बहुत सुंदर। यानी भावना अगर आपके अंदर होनी चाहिए, करुणा की भावना। महात्मा गांधी के मुझे कोट याद आता है। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर किसी को परखना हो तो उनका बर्ताव देखना कि जीवों के साथ वह कैसा बर्ताव करता है। किसी राष्ट्र को परखना हो तो उसका देखना राष्ट्र अपने जानवरों के साथ कैसे बर्ताव करता है। तो इसी से इंसान का पता लगता है कि इंसान वाकई में इंसान है और करुणावान है। जो करुणावान नहीं वो शायद इंसान ही नहीं। निशा जी, अभी कुछ ही दिन पहले एक ऊंट को बहुत हरास किया जा रहा था, बार बार सवारी उनके नाक में बहुत टाइट नकेल फंसा रखी थी। आपने सुना है उसको भी आपने रेस्क्यू किया, मतलब ऊंट की हालत इतनी बदतर हो चुकी थी। उसके बारे में बताएं, क्या कहानी थी वो? कमल जी, ऐसा है, अचानक उस दिन मैं खाली बैठी थी, समय सोच रही थी क्या करूं। अचानक मुझे लगा, कहीं से पता चला कि डीडीए का एक फूलों का मेला लगा है सेक्टर 11 रोहिणी जैपनीज़ पार्क में। मैंने कहा चलो कुछ समय वहाँ बिताया जाए। वहाँ गई, अभी शायद 10 मिनट ही मैं घूमी थी, तो देखा कुछ लोग 2 ऊँटों पर, ऊँटों की आप हालत देखते आपके आंसू निकल आते। हड्डियाँ निकली हुई थीं, उनकी नाक में इतने मोटे मोटे रस्से थे और 100-100, 200-200 रुपये लेकर लोगों को 10-10 मिनट की सवारी की जा रही थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उन ऊँटों पर चढ़ रहे थे। तो मुझसे रहा नहीं गया। वहाँ मेरी 2 दोस्त मिल गईं और उन्होंने मुझे रोका कि छोड़ो, शायद ये मेले में कहाँ हम लोग करेंगे। लेकिन जब मैं ऐसा देखती हूँ ना, तो पता नहीं मेरे से रहा ही नहीं जाता। मैं अपने को रोकने की कोशिश भी करूं, कई बार ऐसा माहौल होता है, लोग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। इवन आपको ये भी नहीं देखते कि लेडीज़ है वो मारने पर उतारू हो जाते हैं। कई बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं एक हद तक चली जाती हूँ। मेरे से उनका दर्द सहा नहीं गया। मैं वहाँ गई, मेरी एक फ्रेंड है रोहिणी में, वो भी वहाँ आई थी, योगिता नाम है उनका। उन्होंने और मैंने बाई चांस उसके पर्स में एक छोटा सा चाकू रखा था। हाँ वो भी देखिए उनकी किस्मत होगी। तो मैंने पहले उनको बुलाया, उनसे बात की। लोगों को मैंने थोड़ा सा ना वहाँ पर ज्ञान भी दिया कि देखिए आप लोग इस ऊँट पर बैठते हैं जो कि हमारे पशु क्रूरता निवारण जो एक्ट है हमारे कानून में, उसके अगेंस्ट हैं। एक तो ऊँट इन ज़मीनों के लिए बने नहीं हैं, उनके लिए स्पेशल रेगिस्तान चाहिए जहाँ पर उनके पैर चलने लायक होते हैं।
यहाँ पर ये ज़बरदस्ती बीमार ऊँटों को अपने फ़ायदे के लिए चला रहे हैं। लोगों को, बच्चों को, स्कूली बच्चे थे, उनको मैंने थोड़ा सा इस बारे में लेसन दिया। उसके बाद जो लड़के चला रहे थे उनसे मैंने उनको थोड़ा डांटा डपटा, ऊँट की रस्सी कटवाई, उसको हटाया, लोगों को वहाँ से हटाया। उसके बाद जो ऊँट के आदमी लेकर आया था, उनका मालिक था, उसको मैंने बुलाया, वो डर के मारे आया ही नहीं। मैंने उन्हें अपना कार्ड दिखाया, क्योंकि मैं पीएफए के भी कार्ड था मेरे पास। मैंने वो दिखाया, उसकी रस्सी हटाई, ऊँटों को वहाँ से पानी वानी पिलाकर ऊँटों को वहाँ से हटाया और उसको वार्निंग दी, क्योंकि कई लोग होते हैं जो मानते नहीं, लेकिन वो बात मेरी समझ गए, उनको वार्निंग दी, लास्ट वार्निंग, और उसके बाद उन ऊँटों को वहाँ से रेस्क्यू करके भिजवा दिया। उन ऊँटों की मैंने एटलीस्ट एक दिन के लिए तो जान बचाई, जो मेरे हृदय को बहुत ठंडक पहुँची है काम करके। बहुत सुंदर। दोस्तों, आप ध्यान से देखें किस तरह आप कभी जानवर की सवारी अपने बच्चे को कराएं तो उस जानवर के चेहरे और आंखों पर देखें, उसकी नाक की ओर देखें, किस तरह नकेल फंसाई गई होती है, रस्सी, लकड़ियाँ, और बहुत बुरी तरह, और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। ये ज़रूर आप नोट करें। एक बार अगर कभी भी आपको लगे कि हमें बच्चों को सवारी करानी है तो एक बार अवश्य सोचें। तो निश्चित ही आपको लगेगा कि सवारी कराना उचित नहीं है, और हमें ये वैसे भी शिक्षा, गैर कानूनी है हाँ, शायद ये। हमें ये शिक्षा ना बच्चों को बहुत छोटेपन से, एक परिवार से अच्छी शिक्षा शुरू होती हैं। तो हर अभिभावक को अपने बच्चों को के अंदर एक दया का भाव लाना ज़रूरी है। उनको छोटी छोटी बातें हम वैसे ही बता सकते हैं। स्कूलों में हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, बच्चों से बात करते हैं। जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनको मैं छोटी छोटी कहानियाँ सुना देती हूँ, ताकि उनके मन में भी पशुओं के प्रति प्रेम आए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पूरी फैमिली को मैंने पशु प्रेमी बना दिया। आज आप अशोक विहार में देखेंगे ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एच ब्लॉक, जी ब्लॉक, सागर रत्ना के पीछे B2, मेरे स्टूडेंट के घर के आगे अब कुत्तों के बर्तन रखे हुए दिखेंगे बहुत आपको। सुंदर, बहुत तो इसके बढ़िया। लिए मैंने बहुत प्रयास किए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है आपकी। निशा जी, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको आपके अच्छे कार्य के लिए पुलिस ने भी आपको सपोर्ट नहीं की होगी, ऐसा जरूर हुआ होगा आपके, उसके बारे में बताएं आप। यह सपोर्ट करती है पुलिस? हाँ, ऐसा है कि पुलिस वाले भी आखिर इंसान हैं, उनके मन में भी ममता होती है। लेकिन कई बार होता है कि पुलिस वालों को ना प्रॉपर कानून नहीं पता होते, उतना ज्ञान नहीं हो पाता। तो एक पशु को एक तुच्छ प्राणी समझकर कि शायद उसके कोई अधिकार ही नहीं है, तो उसको अनदेखा कर देते हैं। बहुत बार हुआ मेरे साथ, क्योंकि जैसा मेरे स्वभाव में, कहीं भी पशु क्रूरता होती है मुझसे रुका नहीं जाता, और मैं पूरी संभवतः कोशिश करती हूँ कि मैं उसको दूर करूँ, उसके कष्टों को दूर करूँ। कई बार ऐसा हुआ, खाना खिला रहे हैं, उसके बारे में लोगों को खाना खिलाना पसंद नहीं है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। और कई बार ऐसा हुआ कि लोग मार रहे हैं, उनको रोकने पर भी वो और ऊपर हमारे ऊपर चढ़ते हैं, गालियाँ देते हैं, इवन मारपीट तक उतारू होते हैं। ऐसे में हर पशु प्रेमी को पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। मैंने भी ली, कई बार मैंने पुलिस थाने में गई, पुलिस वालों को बुलाया, और कई बार पुलिस वाले बहुत बेरुखे से अंदाज में बात करते हैं। जैसे कि कुछ unnecessary हाँ हाँ, जैसे ऐसा होता है कि कई बार, जैसे अभी एक डॉग को कई लोगों ने अशोका पार्क के बाहर डंडे मारे। लड़के थे, जवान झुग्गियों से आए थे, पता नहीं जे कॉलोनी के लड़के थे, डंडे मारते हुए बाहर निकल गए। मैं जितनी देर में उन्हें पकड़ती वो बहुत आगे निकल चुके थे। 15-16 साल के बच्चे थे, उनके एक के हाथ में तो रॉड भी थी, जो स्टील की रॉड होती है वो थी। और जितनी देर में उनके पीछे भागती, वो उन्होंने मेरे ऊपर पत्थर उठा के मारा। तो मैंने थोड़ी देर बाद पुलिस बुलाई, और वहाँ पर भारत नगर थाना लगता है शायद, वहाँ के जो SHO हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ने ऐसे एक्शन नहीं लिया कि जैसा उनको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए थी। सो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैम, जानवर तो है। मतलब एक जानवर की कीमत तुम ऐसे एक वाक्य बोलकर चले जाते हो, जानवर ही तो है, तो उसकी कीमत आपके लिए नहीं है। लेकिन वो जो ऊपर बनाने वाला बैठा है ना, जिसने सृष्टि की रचना की है, जब उसने जानवर, इंसान, एक चींटी तक बनाई थी ना, तो उसने सबको बराबर जान दी थी।
सबके लहू में वही दर्द दिया सबको वही था, पीड़ा होती है, सबको वही वही पीड़ा दर्द दी होता थी, वही सोच दी थी, वही जीवन दिया था कि सबको सुखी रहने का अधिकार है, सबको भोजन का अधिकार है। किसी की कम क्षमता है, किसी की अधिक क्षमता है। मनुष्य को इतनी अधिक क्षमता दी है, अगर वो थोड़ी बहुत भी क्षमता इन जानवरों के लिए लगा ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। बहुत जी। सुंदर आपने। तो निशा जी, एक और मैं बात पूछना चाहता हूँ, जैसे डॉग बाइट के केस सुनने में आते हैं और बहुत लोग खिलाफ हो जाते हैं कुत्तों के लिए, और केरला में कई जगह तो कुत्तों को इतनी बुरी तरह मारा गया, तो बिल्कुल ही मारा नहीं जाना चाहिए, ये तो फैक्ट है। परंतु इसका डॉग बाइट का लोग किस तरह ध्यान रख सकते हैं इसके, और आप क्या इसके लिए करती हैं? देखिए, जो भी पशु होता है ना, कभी भी स्वभाव से क्रूर नहीं होता। जो ये डॉग बाइट्स के केस आ रहे हैं स्पेशली, एक जो ये डॉग है ना, ये कम्युनिटी एनिमल है, उसको इंसानों के साथ साथ रहना पसंद है। ठीक है, लोगों ने क्या किया, अपने घर इस तरह बंद बना लिए कि उसको दूर करते गए। लोग आज इतने सक्षम हो गए हैं कि वो जानवरों को पसंद ही नहीं कर रहे। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा रास्ते में, मैं भी जाती हूँ जब रास्तों में, तो छोटे छोटे बच्चे चलते चलते बाइक चला रहे हैं, एक लात मार दी, कोई पपी बैठा है, हल्की सी डंडी मार के आगे निकल गए, उनके लिए वो खेल है। लेकिन वो जो डॉग है उसके लिए वो दर्द है। तुम्हारा खेल, तुम्हारा मनोरंजन दूसरे का मनोरंजन नहीं है, उसकी वो पीड़ा है। और जैसे आप अपनी पीड़ा को याद रखते हैं ना, जानवर के दिमाग में भी वो पीड़ा हमेशा रहती है। तो अब आप तो हाथ पैर चला लेंगे, हथियार उठा लेंगे, पत्थर मार देंगे, तलवार उठा लेंगे, जानवर क्या करेगा? उसके पास एक आवाज़ है भौंकने की। वो दर्द में भौंकेगा, खुशी में भौंकेगा, भूख में भौंकेगा, प्यार में भौंकेगा। उसके पास एक ज़ुबान है। और जब आप उसको बहुत इतना सता देंगे तो वो अग्रेशन में क्या करेगा? आपके पास इतने सारे हथियार हैं, उसके पास सिर्फ दांत हैं, तो वो भौंक के अपना दर्द बताएगा या कभी एक दो बार काटेगा। उसे नहीं पता, उसके जो डॉग होता है ना, उसके अंदर सेंस है, सिक्स सेंस है, उसको अच्छा बुरा सब पसंद है। आज मैं दिल्ली के, आपको मैं गारंटी से बोलती हूँ ये बात, आज मैं दिल्ली के किसी भी कोने में चली जाऊँ, चाहे वो डॉग मुझे जानते हैं नहीं जानते, मजाल है कोई डॉग मेरे ऊपर भौंक जाए। इनको इंसान के अंदर सकारात्मकता का भाव बहुत जल्दी पता चल जाता है। बिल्कुल। इनको पता चल जाता है कि वो इंसान उसके लिए क्या बुरा सोच रहा है। और डॉग बाइट केस ऐसे नहीं होते हैं, बहुत 2 या 3% हो जाते हैं। जैसे हमारा अलग अलग स्वभाव है, इंसान भी तो कोई अपराधी है, कोई महात्मा है, कोई ऋषि मुनि है, कोई साधारण इंसान है। हमारे भी स्वभाव अलग अलग हैं, कोई बहुत शांत है, बहुत उग्र है, बहुत क्रूर है, कोई बहुत दयालु है। ऐसे भी सभी जानवरों में भी अपने अपने गुण होते हैं। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि हर एक कुत्ता एक जैसा होगा? हो सकता है उसके साथ बचपन में इतनी क्रूरता हुई हो जो उसका स्वभाव ऐसा हो गया। अगर हो भी गया तो उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। आप कॉलोनी के लोगों के साथ मीटिंग करके उनको डॉग के स्वभाव के बारे में बता सकते हैं। आप बच्चों को डॉग के बारे में, उसके बचपन से लेकर उसकी मानसिकता क्या रहती है इसके बारे में एक शिक्षा दे सकते हैं। कोई अग्रेसिव डॉग्स हैं, उसके तरह तरह की मेडिसिन है। आप डॉग लवर के साथ मिलकर उनसे मीटिंग करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। वो आपको सलाह भी देंगे, वो आपको शिक्षा भी देंगे और आपकी ऐसे मौके पर मदद भी करते हैं। पशु प्रेमी सिर्फ पशुओं के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि वो मानव समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। आपको अगर आपकी कॉलोनी में ऐसी समस्या आती है, वो उसका भी निवारण करेंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को पार्कों में जाकर मैंने लोगों से बात की है। बच्चों की मैंने क्लास ली है, बैठाकर समझाया है उनको कि हम अपने पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करें, ताकि देखिए अगर आप किसी को प्यार देंगे ना तो आपको प्यार ही मिलेगा, बदले में प्रेम ही मिलेगा। और प्रेम की भाषा मैं या आप नहीं समझते, प्रेम की भाषा पशु भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो ये डॉग बाइट के केस कुछ तो लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बोले हुए हैं और कुछ अगर सच में हैं तो उसका भी निवारण है, उसके बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। मैं कहती हूँ अगर कई लोगों को अगर ये समस्या है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सुंदर आपने बताया। तो ये डॉग्स की जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन कम करने के लिए
क्या किया जा सकता है, या आप कुछ कर रही हैं तो वो बताएं। जी, स्टरलाइजेशन यानी स्पे यानी नसबंदी, असल में तो ये सरकार का काम है। हमारी दिल्ली नगर निगम, ऐसे हर राज्य की नगर निगम है, और एमसीडी पहले के मुकाबले अब तो काफ़ी कर रही है काम। और बहुत सारे प्राइवेट एनजीओज़ भी, जैसे फ्रेंडिकोस और नेबरहुड वूफ, ऐसे बहुत सारे हैं जो एमसीडी ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर स्टरलाइजेशन सेंटर बनाए हैं। तो वो लोग कम्युनिटी डॉग्स को स्टरलाइज करवाते हैं। अभी 2022 और 23 के आपने देखा होगा नए पशु कानून आ गए हैं जो बहुत सख्त हैं, और उसके आधार पर पशुओं के लिए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। उसमें भी एबीसी में भी एक नए रूल आए हैं कि आप अपनी मर्जी से बिना नगर निगम की सहायता के किसी भी डॉग को अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये कानूनी जुर्म है और ऑथोराइज संस्था ही उनको उठा सकती है। हाँ, इसके पीछे मैं कारण बता दूं कि डॉग अगर किसी दूसरे मोहल्ले में छोड़ दिया जाए तो उस मोहल्ले के डॉग्स ही उसे जान से मार देंगे, एक सेकंड नहीं उसको जीने देंगे, इतनी बुरी तरह उसको धाराशायी करेंगे। ये डॉग्स का स्वभाव है, ये नेचुरल है, ये टेरिटोरियल है। जिस तरह देश की सीमाएं हैं, देश में कोई घुस जाए हमारे बाहर का, चाहे वो कितना ही इनोसेंट हो, उसको उसके साथ बर्ताव गलत ही किया जाता है हमारे बॉर्डर पर। तो अगर बिना आज्ञा कोई घुस जाए तो इस तरह ये कहीं ज़बरदस्ती किसी डॉग्स को हम दूसरे मोहल्ले में छोड़ दें तो उसके साथ बहुत बहुत खतरनाक अंजाम दूसरे डॉग करते हैं। इंसान की तो बात की बात है कि मैंने 2017 में स्टरलाइजेशन शुरू किया था। आज की डेट में मैं 4300 डॉग्स स्टरलाइज करवा चुकी हूँ। मैंने प्राइवेट डॉक्टर सिंह, डॉक्टर कुमार, डॉक्टर विजय, इनसे भी करवाए हैं, मैंने एमसीडी से भी करवाए हैं, और मैंने नेबरहुड वूफ से भी करवाए हैं, और बहुत सारे डॉग्स मैंने फ्रेंडिकोस से करवाए हैं। फ्रेंडिकोस इज़ द बेस्ट फॉर स्टरलाइजेशन फॉर कम्युनिटी डॉग्स। और मैं पिछले 3 सालों से लगातार, बल्कि 4 सालों से लगातार मैं फ्रेंडिकोस भेजती हूँ सारे डॉग्स। लगभग अशोक विहार, नीमड़ी कॉलोनी, भारत नगर, रूपनगर, शालीमार बाग, केशवपुरम, लॉरेंस रोड, त्रिनगर, इवन आज़ादपुर, वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, शिव मार्केट, कन्हैया नगर, हर जगह के डॉग्स मैंने स्टरलाइज करवाए हैं। बहुत सारे लोग मुझे रिकमेंड करते हैं और मैं जगह जगह भेजती हूँ गाड़ियाँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेंडिकोस की गाड़ी भेज दी और डॉग उठ गए आ गए, नहीं, हमारे पास पूरा डेटा है। हमने गूगल में एक डेटा बनाया है कि कौन सा डॉग्स कौन सी तारीख को, मेल या फीमेल, कहाँ पर कितने दिन गया, उसका वैक्सीन भी हुआ वहाँ पर रेबीज़ का, और डॉग स्टरलाइज होकर वापस आया, जाते समय भी उसके पूरा रिकॉर्ड होता है, तस्वीर से लेकर हर एक रिकॉर्ड, और वापस आते समय भी उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्यों? हमें इनकी तादाद, इनकी जनसंख्या पर भी कंट्रोल करना है। इसलिए नहीं करना कि हमारा अधिकार है, लेकिन उनके जो बच्चे जब सड़कों पर मरते हैं, और जब उस एक डॉग के बच्चे जब मरते हैं, वो उसका जो वो माँ कराहती है, डिप्रेशन में जाती है, हमें उसका भी दर्द देखना है। इनकी जनसंख्या भी को कंट्रोल करना है, और जो पशु प्रेमी हैं उनके भी काम को आसान करना है। तो इसलिए मेरा मानना है कि स्टरलाइजेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर निशा जी, बहुत अच्छा लगा, और निश्चित ही आपसे हजारों लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है। क्योंकि इंसान के लिए सोचता है, जानवरों के लिए नहीं सोचता। तो निशा जी की बातचीत देखकर निश्चित ही आपको के दिल में अवश्य आएगा कि हमें भी जीवों के लिए सोचना चाहिए। अगर हम कुछ ना करें, कम से कम उनके अत्याचारों को समर्थन ना दें, उनकी कम से कम खुद उन पर जुल्म ना करें। तो यही निशा जी का संदेश है। बहुत धन्यवाद निशा जी, आप हमारे चैनल पे आए। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ जिसके कारण ये दुनिया और सुंदर हो सकती है। तो आपका दोस्त कमलजीत सिंह अब आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।